नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा डीएलएड सेकंड सेम के पेपर फर्स्ट चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। यानी इस पर हम लोग को क्या देखना है कि शिक्षा का उद्देश्य एवं इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अब ये क्लास जो आपकी चल भी रही है, लॉकडाउन के चलते चल रही है, बोर्ड पर ये क्लास नहीं हो पा रही है। और इस चीज़ को जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है, क्लासेस चलने लगती हैं, वैसे ही इनके जो है क्वेश्चंस भी कराए जाने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर तो आपको सारा चीज़ बताया जा रहा है, सारा चीज़ दिखाया जा रहा है। और इसका आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं इसका। आइए हम लोग देखते हैं कि उद्देश्य। तो ये उद्देश्य शब्द जो है ये किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उद्देश्य शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, पहला उत और दूसरा दिश। तो उत का मतलब क्या हुआ और दिश का मतलब क्या हुआ। उत का मतलब सिंपल से ऊपर की ओर, और दिशा का अर्थ सिंपल है कि दिशा दिखाना, यानी ऊपर की ओर दिशा दिखाना या किसी दिशा की ओर संकेत करना। ये किसी दिशा की ओर संकेत करना होता है। अब ये जो उद्देश्य शब्द है ये इसकी एक उत्पत्ति और बनी चीज उद्दिष्ट। यानी उद्दिष्ट शब्द क्या चीज है, ये इससे क्या तात्पर्य है हमारा। उद्दिष्ट मतलब किसी दिशा की ओर निर्देशित करना। अब किस दिशा की ओर, ऊपर नीचे, मतलब आपका जैसा गोल होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी मेहनत करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अब इनकी निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उद्देश्य निर्धारण की। भाई अगर कोई भी कार्य है, अगर आप एक योजनाबद्ध तरीके से चलते हो तो आपको उसमें टाइम भी कम लगता है और काम भी अच्छा हो जाता है। लेकिन यदि आपके उद्देश्य निर्धारित नहीं, जैसे पहला स्टेप लिखा हुआ है कि शिक्षा के उद्देश्यों द्वारा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों, शैक्षिक प्रशासन, पर्यवेक्षक आदि को अपने कार्य की दिशा और अंतिम लक्ष्य की जानकारी होती है, जिसे प्राप्त करना इस प्रकार उनके लिए योजना निर्माण और उसके लिए सार्थक प्रयास करना संभव होता है। क्यों? क्योंकि पहले चीज जैसे जिसकी शैक्षिक प्रशासन, पर्यवेक्षक जो चीज है, अगर उनको निर्धारित ही नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम हो रहा है या प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं, तो उनको यही नहीं पता कि मैं किस चीज़ के लिए जा रहा हूँ, मुझको कितनी इसमें एक्यूरेसी चाहिए। कोई बालक पूर्ण तो होगा नहीं, क्यों, आप टीचर्स के बराबर तो कोई बालक नहीं हो सकता है। जिस क्लास पे धीरे धीरे वो अनुभवों से जो शिक्षा मिलती वो उस बालक को नहीं मिल पा रही होगी अभी उस चीज़ की, तो पर्यवेक्षकों के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन अब पर्यवेक्षक भी यदि उसका क्राइटेरिया तय है कि आपको इतने तक जाना है तो उस बच्चे की क्वालिटी माप सकते हैं। लेकिन यदि पर्यवेक्षक बहुत हायर क्वालिटी पहुंच लिया, बच्चे को चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, तो उस बच्चे का नॉलेज तो मापा ही नहीं जा सकता। क्यों? उसका क्राइटेरिया तय नहीं है। बच्चे को है कि वो क्लास अभी 5th 6th में पढ़ रहा है, लेकिन अब उसको पेपर बना करके आपने 9th का दे दिया। क्यों? विदाउट योजना आपने दे दिया, उसको आउट ऑफ कोर्स दे दिया, तो उसके नॉलेज का मापन ही नहीं हो पाएगा कि बच्चा कितना है। इसलिए पहले से उसकी योजना बनाई जाती है कि क्वेश्चंस भी यहीं से दिए जाएं, क्वेश्चंस ऊपर से नहीं होना चाहिए। यानी उसकी योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ है कि उद्देश्य की जानकारी विशेष रूप से छात्र और शिक्षार्थी, ये जो लिखा है कि शिक्षक और शिक्षार्थी बिना, ये दोनों चीज देख लीजिएगा, छात्र लिखा हुआ है, शिक्षार्थी बिना वजह इधर उधर भटकने से बच जाते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों जो चीज़ उनको पढ़ाना है, जिस चीज़ का अध्ययन करवाना है, उस चीज़ को वो बता देते हैं। भटकना नहीं पड़ता उन पर कि कुछ भी चीज़ हमको बताना है तो आज हमने ये चीज़ बताया, अगला सिलेबस तय नहीं है कि इसके बाद इस चीज़ का अध्ययन कराना, हमारे मूड में आ गया दूसरा, हमने दूसरा बता दिया, तो बच्चे को जितना नॉलेज स्टेप बाय स्टेप होना था वो बिगड़ जाएगा, वो नहीं अच्छा आ पाएगा, उसको अधिगम सही नहीं हो पाएगा उसका। अब देखिए, ज्ञात उद्देश्य तक पहुंचने में अज्ञात उद्देश्य की अपेक्षा समय की बचत होती है। अब आपको पहुंचना तो है कानपुर, आप मान लीजिए कानपुर में कहीं किसी मंदिर पे या कहीं किसी से मिलने जाना चाहते हैं। अब उससे मिलने के लिए अगर आप डायरेक्ट कानपुर चले गए योजनाबद्ध तरीके से कि इसके बाद यहाँ पर जाना, इसके बाद यहाँ पर जाना, डायरेक्ट आप पहुँच गए, लेकिन आपकी योजना है ही नहीं, आप घर से चल रहे हो, जिधर मन चल रहा है उधर ही की ओर जा रहे हो, तो हो सकता है कि आप मिल भी ना पाओ, या मिलो तो बहुत दिन लग सकते हैं आपकी योजना के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखिए कि उद्देश्य की जानकारी होने पर उसे प्राप्त करने की दृष्टि से छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उसकी सहायता से मूल उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास किया जा सकता है। डायरेक्ट किसी को बोल दो कि आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, तो हो सकता है कि वो डर जाए कि यार कैसे मैं कर पाऊंगा, या उसको घबराहट होगी कि मैं नहीं इसको प्राप्त कर सकता, मैं इससे नहीं हूँ। लेकिन अगर उसी को एक स्टेप बाय स्टेप आप उसको बताते हो कि आपको आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, फिर स्टेप बाय स्टेप, तो वही बच्चा आसानी से उस चीज़ को गेन कर लेता है। तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर कि ये उद्देश्यों के अकॉर्डिंग ही है कि आज अगर आप डायरेक्ट सोचो कि मैं एक ही दिन में यूपीएससी क्लियर कर लूँ तो नहीं हो सकता है। आपको पर डे के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा कि आज मुझको इतना पढ़ना है, उसके बाद इतना पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसको आसानी से क्लियर कर सकते हो।
या आपको मान लीजिए छत पहुंचना है, तो आप अगर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तीसरी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो ना, तो आप पहुंच जाओगे। लेकिन सीधे सोचो कि सीधे मैं ऊपर पहुंच जाऊं, तो क्या पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपने योजना नहीं बनाया कि उसको मैं कैसे पा सकता हूं। आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर आप उसको उसकी योजना बनाकर चलते हैं तो आप एक दिन उसको आसानी से हासिल कर सकते हैं। और देखिए 5वां स्टेप क्या लिखा है कि शिक्षण व्यवस्थाओं संस्थाओं की व्यवस्था की दृष्टि से भी शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए उनका निश्चय भी किया जाना चाहिए। अब अभी की जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के अनुसार, यानी शिक्षा और उसके उद्देश्यों को कौन प्रभावित करता है? देश व काल की परिस्थिति के अनुसार। जैसा अभी का हाल ही का है ये चीज़, पूरा अभी हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अभी हमारे देश की कौन सी परिस्थितियां चल रही हैं? इस वर्ष सन 2020 में बहुत ज़्यादा छुट्टियां पड़ गई और इसी के चलते जो है शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा कम हो गई, कह सकते हैं इसको। क्यों? अभी कोरोना की वजह से लगातार बंद चल रहे हैं, 2 महीने से लगातार क्लासेस बंद चल रही हैं, तो कोरोना की वजह से भी शिक्षा व्यवस्था हमारी लगातार घटी। अब ये किसकी? देश व काल की परिस्थिति के अनुसार है। यानी जो देखिए किसकी डिफिनेशन पे क्या लिखा हुआ है कि व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य देश व काल और उसकी परिस्थिति से प्रभावित होते हैं। जीवन के उद्देश्य जो हैं वो देश और काल की परिस्थितियों के अनुसार प्रभावित हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन आता रहता है, समय के साथ उनमें बदलाव भी आता रहता है, और तत्कालीन समाज एवं काल की परिस्थिति को शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के एक प्रमुख आधार माना गया है। अब मान लीजिए प्राचीन काल होता, तो प्राचीन काल में इतनी ना तो टेक्नोलॉजी थी ना इतनी आवश्यकता थी। क्यों? उस टाइम इतनी बेरोजगारी नहीं थी, इतनी जनसंख्या नहीं थी। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे समाज और देश की जो परिस्थितियां बढ़ रही हैं उसी के अनुसार शिक्षा का प्रमोशन भी हो रहा है, उसी के अनुसार हम लोग अपने मीन्स, क्यों आवश्यकता ये आविष्कार की जननी, जब तक आवश्यकता नहीं तब तक उसका कोई इन्वेंशन नहीं होता है, तो देश व काल की परिस्थिति के अनुसार उसको। नेक्स्ट है उच्च एवं महान आदर्श। उच्च और महान आदर्श क्या? कि उच्च आदर्श राष्ट्र की संस्कृति, धर्म व जीवन दर्शन से संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्र की विरासत का नई पीढ़ी में संक्रमण हो सकेगा और नई पीढ़ी में वैचारिक प्रतिभा के साथ साथ वैज्ञानिक चेतना का भी समय पर विकास हो सकेगा। अब देखिए उच्च एवं महान आदर्श, ये भी हमने थोड़ा सा पढ़ा इसको। तो पहली चीज है संस्कृति। सबसे अच्छी संस्कृति हिंदू संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति जो चल रही है ये मानी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने प्राचीन समय में देखें तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारा देश ये विश्व गुरु माना जाता था। क्यों माना जाता था? यहाँ पर शिक्षा का सबसे अच्छा लेवल था, हाई लेवल था, तब वो विश्व गुरु माना था। लेकिन वर्तमान टाइम में अभी कौन सी कंडीशन चल रही है तो अभी भी वो माना जाने लायक, लेकिन अभी पहले की अपेक्षा अभी कम है। क्यों? शिक्षा का लगातार पतन होता जा रहा है और उसकी संस्कृति धर्म का भी पतन हो रहा है। और अब इसमें जो पहले का युग था उसमें वैज्ञानिक युग उतना ज़्यादा नहीं था। आजकल के टाइम में यदि हम उस युग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा लॉस प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हमको वैज्ञानिक उपकरणों का अच्छे से अच्छा अध्ययन करना चाहिए, अच्छे से अच्छा यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टर वगैरह हैं, तो प्रोजेक्टर से हम उस चीज़ का चित्र फिगर भी बच्चे को दिखा देते हैं तो अच्छे से समझ जाता है। कहीं भी किसी भी भौगोलिक परिस्थिति को दिखाना चाहते हैं तो हम उस भौगोलिक परिस्थिति को दिखा दें, या अभी के अकॉर्डिंग उस बच्चे को यदि वो वहाँ नहीं जा सकता तो हम उसको लाइव दिखा सकते हैं कि वहाँ का वीडियो पूरा बना करके हम उसको दिखा सकते हैं कि ये देखिए वहाँ का है ये चीज़ पूरा। यदि बच्चा आप पर विश्वास कर रहा है तो वो सीधे समझ जाएगा कि हाँ ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ, और उसके अनुसार जो माइंड सेटअप उसका हो जाएगा उस परिस्थिति को देख करके उससे उसके नॉलेज में बहुत ज़्यादा गेन होगा। और ये सब वैज्ञानिक युग के कारण हो रहा है कि वहाँ की तस्वीर हम यहाँ देख रहे हैं, लगातार लाइव ले रहे हैं, बैठे हम यहाँ यूपी में बैठे हैं और एमपी की हम सारी चीज़ ले रहे हैं, सारी चीज़ देख रहे हैं, ठीक है ना, लाइव चीज़ दे रहे हैं पूरा एकदम से। अब नमनीयता नेक्स्ट चीज़ आएगी कि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जिसमें बालक की शक्तियों, सीमाओं, आवश्यकताओं का ध्यान रखना संभव हो सकता है। अब इसमें देखिए नमनीयता से क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी हमारा गोल कुछ भी है प्राप्त करने का, मान लीजिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सोचते हैं कि हमारा बच्चा सबसे आगे रहे, लेकिन हम यदि उनको डांट करके रटवा करके पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि वो उतने अच्छे से ना पढ़ पाए। लेकिन यदि हम उसी शिक्षण को रुचिपूर्ण कर दें, उसको रुचिपूर्वक, उसकी रुचि आने लगे, हम जो चीज़ बता रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा बच्चा सबसे आगे पहुंच जाए, हमारे बच्चे सबसे आगे रहें। तो उसके लिए रुचिपूर्ण, यानी हमको जो है नमनीयता, उनके साथ बहुत डांट डपट कर नहीं, सुझावात्मक हमको बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, रुचि पैदा करनी चाहिए, उनको नमनीयता होनी चाहिए। और ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है कि भाई जैसे 2 व्यक्ति हैं तो दोनों का IQ लेवल, रुचि सेम नहीं हो सकती है, भिन्न भिन्न सब की होगी। क्यों? क्योंकि आज तक किसी की शक्ल तो मिल नहीं रही है, सूरत तो किसी की मिल नहीं रही है एक दूसरे से। हम IQ लेवल की बात कैसे कर सकते हैं कि सबका सेम हो सकता है, सबकी रुचि सेम हो सकती है, सबका अलग अलग हो सकता है।
और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो उसकी बालक की हम शक्तियों और सीमाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उसको अच्छा टीचिंग लेवल उसका बढ़ा सकते, अच्छी शिक्षा उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति की आवश्यकता, यानी व्यक्ति की आवश्यकता क्या कि यदि हम अब कोई भी बच्चा है जब तक अभी हो तो उसको शिक्षा हम दे सकते हैं, लेकिन यदि कोई बुजुर्ग है उसको पैसे की आवश्यकता है, हम उसको शिक्षा दे रहे हैं, तो यानी उसकी आवश्यकता के अनुसार हमने नहीं देखा है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं को व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकता में विभाजित कर सकते हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं में आत्मसिद्धि, शारीरिक बल, स्वच्छता, जीविकोपार्जन, मानसिक, भावात्मक, चारित्रिक, आध्यात्मिक आदि, और सामाजिक आवश्यकताओं में परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व से संबंधित लोगों के प्रति दायित्व और उनसे अच्छे संबंध आदि के हैं, इस विषय पर है। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास पर बल। सर्वांगीण विकास से हमारा क्या तात्पर्य है कि बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पर उसका जो है विकास हो, और ये सब शिक्षा से ही उसके उद्देश्यों पर है कि अब हम शारीरिक कि मानसिक या बौद्धिक हम उस पर कैसा विकास करना चाहते हैं, हमारी योजना के अकॉर्डिंग क्या है कि हम उसका मानसिक विकास करना चाहते हैं, शारीरिक। अब आप लोग जिम ज्वाइन किए हो, जिम के अकॉर्डिंग क्या मानसिक विकास हमारा हो सकता है? नहीं हो सकता, शारीरिक विकास उससे होगा। अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो टीचिंग लेवल की, तो वहाँ पे एजुकेशन की, तो वहाँ पर आपका माइंड डेवलप होगा, शरीर ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके अपने जो है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमको उद्देश्य बनाना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। अब व्यक्ति एवं समाज में सामंजस्य, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारण के समय व्यक्ति के साथ साथ उसके समाज, संस्कृति का विचार और उनमें सामंजस्य का ध्यान रखना अनिवार्य है, क्योंकि समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? और एक दूसरे को दृढ़ बनाते हैं। क्यों भाई? सिंपल है कि अगर कोई भी मनुष्य ना रहे तो सोसाइटी किस बात की है? सोसाइटी बन ही नहीं सकती, समाज हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्तियों के ग्रुप को ही समाज बोलते हैं। अब जैसा व्यक्तियों का ग्रुप रहेगा वैसा ही वो समाज रहेगा, और जैसा समाज होगा वैसा ही व्यक्तियों का ग्रुप रहेगा। दोनों एक दूसरे के कड़ी हैं। बॉयड एच बोर्ड का कथन भी है इस पर, अभी हमने फर्स्ट लेक्चर पर देखा था। और सारी डिफिनेशंस याद करने के लिए मैं जो ज़्यादातर डिफिनेशंस यूज कर देता हूँ कि मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग हमको जो चीज़ बताना है हम वो चीज़ तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम किसी मनोवैज्ञानिक से रिलेट करके बोल दें तो वो चीज़ हमको याद हो जाएगी, साथ साथ हमको उस मनोवैज्ञानिक का नाम और मनोवैज्ञानिक की परिभाषा कि किनके अनुसार है वो भी याद हो जाएगी। क्यों? जब आप लोग परीक्षा में एग्जाम पे जाते हो ना, लिखते हो, तो अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक के नाम के अकॉर्डिंग लिखते हो तो वहाँ पर अलग इफेक्ट पड़ता है, मार्क्स कटने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। तो अगर आप उनके अकॉर्डिंग देख रहे हो, थ्योरी तो सब लोग लिखते हैं, सब लोग की कॉपी सेम रहती है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे नंबर नहीं है, वो इसी कारण नहीं आते क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक के अनुसार अगर आप साइंटिफिकली लिख रहे हैं उसको कि प्रूफ है, क्योंकि आप किसी के नाम से लिख रहे हो तो वो प्रूफ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मेनली जो है किसी न किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिखा करिए। अब शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य और उनमें समन्वय। यानी पहला चीज क्या है? राष्ट्र के अनुसार उस सामाजिक वातावरण से अलग व्यक्तित्व मूल्य एवं व्यक्तित्व निरर्थक है जिसमें इनका विकास होता है और जहां इन्हें प्रभावशाली बनाया जाता है। ये राष्ट्र के अनुसार है। अब देखिए कि लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं। लोकतंत्र में शिक्षा का बहुत महत्व था, लिखा है भी, मतलब प्राचीन टाइम में भी था, आज भी है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक आदर्शों को समझने और तदनुसार अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाता है। इसलिए लोकतंत्र में शिक्षा को पूंजी निवेश के रूप में देखा जाता है और सभी को शिक्षा के एक समान गुणात्मक अवसर सुलभ कराने हेतु प्रयास किया जाता है। लोकतंत्र है मतलब बोला जाता है कि जनता के द्वारा जनता का शासन, यानी हम ही पढ़ा रहे हैं और हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, भले हमारी पोस्टिंग कहीं और है, हमारा बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, और उनकी जो वहाँ टीचर होगा वो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के होंगे, तो सबका कहीं ना कहीं से कि हमारे द्वारा ही पढ़ाया जाता है और हमारे ही बच्चे उस शिक्षा को गेन कर रहे होते हैं। अब अगर उसमें हम धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद कर देंगे तो हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, हमारा बच्चा खुद डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए लोकतांत्रिक उद्देश्यों का शिक्षा के द्वारा कि जो जैसे शिक्षा नहीं है जिसको, तो उसको लगेगा कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ यार, मेरा थोड़ी नहीं है। तो क्या आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो? आप जिस स्कूल कॉलेज पे हो वहाँ पर आप पढ़ा नहीं सकते हो। क्यों? आपकी पोस्टिंग मान लीजिए दूर है, अगर पास है तो ठीक है, आप अपने उस पर कर दोगे, लेकिन यदि दूर है तो नहीं कर सकते हो। तो इसलिए लोकतांत्रिक कि भाई शिक्षा का जैसे जैसे प्रभाव होगा तो ये वर्ण, जाति, लिंग आदि सबका भेदभाव मिट जाएगा और सबको समान रूप से बेहतरीन जितना हमसे अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए लोकतांत्रिक उद्देश्यों का, अब देखिए शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्य के अंतर्गत कुछ बिंदु रखे गए हैं। जैसे पहला है बालक के चरित्र का लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप विकास करना। बच्चे को पहले से उसका चरित्र ही लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुसार कि वो किसी पर भेदभाव ना करे, सेम सब पर रहे। बालक को नागरिकता का प्रशिक्षण देना, एक अच्छे नागरिकता का प्रशिक्षण देना। इस पर देखिए नागरिकता है तो मतलब अच्छे नागरिक का है,
यानी कि बुरे, आतंकवादी बना दे। हम नागरिक तो है, वो देश पे रह भी रहा है, क्यों देश पे रह रहा है तो नागरिक तो है उस देश का, आधार कार्ड सब पूरी आईडी उसके पास, तो नागरिक तो है। लेकिन अब वो कैसा नागरिक है, अच्छा है या बुरा, तो हमको अच्छे नागरिक बनाना करना, क्योंकि राष्ट्र और उस पर वो सहयोग दे उसके विकास पर राष्ट्र के। सी नंबर क्या है कि सभी व्यक्तियों किसी भी आयु वर्ग अथवा किसी क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग अधिकारों के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था आजीवन शिक्षा की संकल्पना के अंतर्गत करना है। अब देखिए, सभी व्यक्तियों में किसी भी आयु वर्ग अथवा किसी क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग अधिकारों के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था आजीवन, मतलब जीवन भर हम किसी साथ कोई भेदभाव नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षा हम दें। नेक्स्ट है कि व्यक्तियों में स्वयं पर विश्वास, सहयोग, दूसरे का सम्मान बहाल करने, अधिकारों एवं कर्तव्यों की समझ, अन्याय का प्रतिकार, कठिन परिश्रम, श्रम का आदर आदि गुणों का, विशेषताओं का विकास करना, जिससे वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में अपनी भूमिका भली प्रकार निभा सके। यानी इन सब का उद्देश्य है कि राष्ट्र की उस पर अगर हम अपना विकास करें, क्योंकि हम जहाँ पर रह रहे हैं, अगर हम अपना विकास कर रहे हैं तो हमारा राष्ट्र का विकास होगा। यदि हम पूरे राष्ट्र का विकास कर रहे हैं तो भी हमारा विकास होगा, क्योंकि हम जिस सोसाइटी पर रहते हैं अगर वही उन्नत है तो हम लोग भी उसी पर रहेंगे। नेक्स्ट देखिए कि चरित्र के विकास का उद्देश्य। अब इसमें चरित्र के विकास का उद्देश्य क्या चीज़ है, यदि ध्यान खो जाए, बहुत बढ़िया चीज़ लिखी हुई है, यदि ध्यान खो जाए तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खो जाए तो कुछ खो गया, किंतु यदि चरित्र खो जाए तो सभी कुछ खो गया। यानी चरित्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला गया। और बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार क्या है कि चेतनत्व, साहस, संवेदनशीलता और बुद्धि आदर्श चरित्र के आधार हैं। अब देखिए, अगर हम बच्चे को छोटे से ही चरित्रवान बनने की शिक्षा दे रहे हैं, किसी भी हम बहुत बड़े महापुरुष की कहानियों के अनुसार उनको बताते हैं कि आपको ऐसा चरित्र, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सोसाइटी पे कितना रिस्पेक्ट रहेगा। चरित्रवान व्यक्ति सभी जगह पूजा था, लेकिन जिसका चरित्र सही नहीं है वो कहीं भी पूजा नहीं जाएगा, कुत्ते की तरह उसको दुत्कारा जाएगा। तो पहले से ही उसके अंदर चरित्र का हम विकास कर रहे थे, और ये किसके द्वारा पॉसिबल है, शिक्षा के द्वारा पॉसिबल है। चरित्रवान व्यक्ति की सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे ऊंचे आदर्शों एवं उच्च जीवन मूल्यों में आस्था होती है, और इस प्रकार के व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व ही चरित्रवान होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने समाज एवं राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी एवं आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी ही क्वालिटी है, और यदि क्वालिटी रहेगी तो वो उसके जितने भी कार्य होंगे वो क्वालिटी के एबल होंगे, और उन पर वो पूरे समाज, राष्ट्र, कोई भी वो कार्य करेगा। यदि आप सोसाइटी पे कोई भी कार्य करते हो तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ता है, सोसाइटी पर भी पड़ता है, यानी पूरे समाज पर उसका इफेक्ट दिखेगा। तो अगर चरित्रवान व्यक्ति है तो वहाँ पर वो समाज और राष्ट्र सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नागरिकता के उद्देश्य क्या हैं? एक देश की सीमा में रहने वाले लोग, वहाँ के नियमों कानूनों को मानने वाले लोग उस देश के नागरिक कहलाते हैं, और इन नागरिकों में कुछ विशिष्ट गुणों का विकास शिक्षा द्वारा करना ही नागरिकता का उद्देश्य कहलाता है। हमने पहले बताया कि अच्छे नागरिक का, अब अच्छे नागरिक आप कब बनेंगे? जब आप में कुछ विशिष्ट गुण होंगे। अब उस विशिष्ट गुणों में मतलब देश विरोधी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आप रह रहे हो, अगर आपके घर पे ही प्रेम नहीं है तो आप क्या अच्छा चीज़ दे सकते हो? क्योंकि जो व्यक्ति खुद खुश नहीं है, खुद अच्छा नहीं, तो दूसरों को क्या अच्छा बनाएगा, दूसरों को क्या खुश बनाएगा? इसलिए पहले से उसमें अच्छे नागरिक के गुण विकसित करना चाहिए। नागरिकता की शिक्षा का संबंध देश के नागरिकों को इस प्रकार तैयार किए जाने से कि वह देश के अच्छे नागरिक होकर देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में सक्षम हो सके। देखिए, अब शारीरिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य क्या है कि स्वस्थ शरीर जीवन के लिए आवश्यक है, और इसके माध्यम से भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। मैंने भौतिक तो बहुत ज़्यादा बताया, लेकिन आध्यात्मिक क्यों ना बताया? क्यों? जैसे हम अपने शरीर को जीवित रखने के लिए, चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वैसे हमारी आत्मा को जीवित रखने के लिए हमारे ध्यान धारण यानी योग, अभी जो मोदी जी द्वारा चलाया गया तो योग, ये हमारे आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो मानव विकास पर जो हम शारीरिक विकास के लिए देखते हैं तो हम केवल शारीरिक मतलब भौतिक देखते हैं, और उसके आध्यात्मिक उपलब्धियों पर हम नहीं जाते। और जो आध्यात्मिक उपलब्धियां होंगी, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हमको भूख लगी है या हमारा तबीयत खराब है, तो हम योग क्या कर पाएंगे? हमारा ध्यान ही नहीं उधर और जाएगा। क्यों? हमको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो हम ध्यान की ओर कहाँ से जा पाएंगे? तो पहले हमको अपना शारीरिक विकास, और इसी के शारीरिक विकास के जरिए हम आध्यात्मिक विकास के अंदर भी चले जाते हैं। क्यों? कहा भी गया है कि शरीर ही धर्म का साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और ये भी माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि स्वस्थ मस्तिष्क है तो सब चीज़ राइट रहेगा। मानव विकास का उद्देश्य, मानव विकास है कि मानव शक्तियों, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना, तर्क, चिंतन, मनन,
सामान्यीकरण आदि के विकास के संदर्भ में प्रयोग करना है। अब भाई देखिए, स्मृति, आपकी जैसी मेमोरी पावर रहेगी, आपको कुछ भी बोला गया, आपकी मेमोरी पावर बहुत लो है, या कल्पना आप नहीं कर सकते हो, चिंतन नहीं कर सकते हो, तर्क नहीं कर सकते, तो आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हो, ना उस चीज़ को अच्छे से सीख सकते हो। इसलिए अब देखिए, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है? ये संस्कृत दो शब्दों से मिलकर बना, पहला कौन सा? सम, और दूसरा कृति। सम और कृति मतलब अच्छे कार्यों से है, सम एक जैसे सब हों, अच्छे कार्य हों। और इस संस्कृति, कोई भी व्यक्ति से सुसंस्कृत बोला जाए कि संस्कृति यहाँ की अच्छी है, तो जो जिस सोसाइटी को हम बोल रहे हैं कि यहाँ की संस्कृति अच्छी, वो संस्कृति बनाया कि उन्होंने, जो वहाँ के सोसाइटी के लोग हैं, उन सोसाइटी के लोगों को सुसंस्कृत हम कैसे, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो सुसंस्कृत व्यक्ति उसे कहते हैं जो परिष्कृत, परिमार्जित, परिपक्व हो, अध कचरा न हो। संस्कृत का संबंध दोनों से होता है। अध कचरा से मतलब क्या कि थोड़ा सा चीज जानता हो, उसके बाद कुछ पता ही ना हो, ठीक है ना। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, बहुत अगर शॉर्ट नॉलेज है तो वो डेंजरस है, उस पर विकास नहीं ज़्यादा कर सकता, उसके बच्चे भी विकास नहीं कर सकते। शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति से परिचित होता है और उससे यह अपेक्षा भी होती है कि वह अपनी संस्कृति का विकास भी करे। इस प्रकार शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य समाज के विकास हेतु तो आवश्यक हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं, संस्कृति और शिक्षा और समाज तीनों। भाई जैसा अगर संस्कृति हमारी अच्छी है तो हम अपनी संस्कृति से समाज का विकास करेंगे, और वो जो संस्कृति है हमारे अंदर कौन डेवलप करेगा? शिक्षा हमारे अंदर डेवलप करेगी। क्यों? हमारी प्राचीन संस्कृति क्या थी? जब बच्चा जन्म लेता है ना उस पर बैड क्वालिटीज होती है ना उसकी गुड क्वालिटीज होती तो सब है, लेकिन उसको ओपन नहीं वो कर पाता है। और जैसे जैसे बच्चे को शिक्षा दी जाती है वैसे वैसे वो ओपन कर देता है। क्यों? हमारा ये जो शरीर है ये बहुत सारी विद्याओं का भंडार है, लेकिन हम कितनी विद्याओं को ओपन कर पा रहे हैं? हमने अच्छी विद्याओं को ओपन किया या बुरी विद्याओं को? क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ ही रहते हैं, अगर अच्छा है तो बुरा भी वहाँ पर रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम कैसा उसका नज़रिया है देखने का हमारा, उस चीज़ पर आ जाएगा। अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य, अवकाश, अब देखिए खाली मस्तिष्क शैतान का घर होता है, ये मैं पहले बोला था अभी। तो अवकाश के सदुपयोग की दृष्टि से व्यक्ति में ऐसी आदतों, मूल्यों आदि का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होता है, जिससे वे अपनी भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके, और साथ ही जो टाइम बचे उस पर वो अपने समाज, राष्ट्र के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सके। इस पर देख रहे हैं। अब देखिए, आधुनिक भारतीय शिक्षा के हमारे क्या उद्देश्य हैं? व्यक्तित्व का सम्यक विकास, लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास, चरित्र का निर्माण, व्यावसायिक कुशलता का विकास। व्यावसायिक कुशलता ये बहुत बड़ी चीज़ आ गई, ये आधुनिक शिक्षा पर है ये चीज़। पहले तो व्यावसायिक शिक्षा नहीं थी प्राचीन समय में, लेकिन अब है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित व्यवसाय प्रशिक्षण, उन लोगों में व्यावसायिकता का विकास, व्यवसाय के नए अवसरों की खोज, सभी के लिए रोजगार, कार्य धारणा, किसी भी कार्य को अच्छे से अच्छे ढंग से संपन्न करने का विकास, कृषि संबंधित विज्ञानों के उच्च स्तर पर अध्ययन और शोध पर बल, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में नैतिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। जो आजकल की शिक्षा है, हमने शिक्षा तो ग्रहण किया, क्योंकि शिक्षा आध्यात्मिक भी होती है और भौतिक भी होती है। हम जो भौतिक शिक्षा करते हैं तो किसी ना किसी जॉब यानी अपने शरीर के लिए करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक शिक्षा करते हैं वो हम अपने जो है शक्तियों को जागृत करने के लिए करते हैं। भौतिक भी शक्तियाँ जागृत करने के लिए होती है, लेकिन उस पर थोड़ा सा जो है बाहरी चीज़ होता है, संकुचित अर्थ में वो आ जाता है। व्यापक अर्थ में आपके आध्यात्मिक पे आएगा वो चीज़। तो शिक्षा के अकॉर्डिंग कि हमने शिक्षा ग्रहण की, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, तो उस चीज़ को डेवलप ये हमारी वर्तमान शिक्षा कर रही है। अब वर्तमान भारत की आवश्यकताएं हमारी कौन कौन सी हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था को बल प्रदान करना। भाई अच्छा नागरिक होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बल मिलेगा। यदि वो बुरा नागरिक है, कोई एक बोले कि नहीं ऐसा करना है, दूसरा बोले ऐसा करना है, अब एक अच्छा कर रहा है दूसरा बुरा कर रहा है, तो उस राष्ट्र का लगभग बुरा ही हो जाएगा। अगर अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बराबर बराबर है, तब भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन यदि अच्छे कम हो गए, बुरे ज़्यादा हो गए, तो उस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी गड़बड़ हो जाएगी। सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण एवं प्रसार, वैज्ञानिक विकास को आधार बनाना, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकीकरण का विकास, गुणात्मक शिक्षा की उपलब्धता, भविष्य के अनिश्चित समाज की चुनौतियों का सामना करना। यह थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे ही देखिए अभी हम लोग एक एक चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे ही हमारे ये चैप्टर्स हमने अच्छे से इनको देख लिया, ध्यान में ले लिया, वैसे ही हम इनकी जो है कुछ भी चालू स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस भी देंगे, और इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिर हम 3 चैप्टर का, अभी जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जो कि इंपॉर्टेंट हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं, लेकिन नॉलेज के उद्देश्य से हमने इसको किया, क्योंकि नॉलेज में हमारे पड़ा रहे वो चीज़।
लेकिन जो चीज़ आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके लिए शॉर्ट वीडियो आएंगे 1-1 घंटे के स्मार्ट वीडियो, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। थैंक यू।